राइट। और नेक्स्ट हेडिंग लिखो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। ये सीखते हैं कि पार्टीशन क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक तुम्हें छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लेट्स से ये है यहाँ पे, कॉल दिस बी सैंपल स्पेस S, और इसमें दो इवेंट है, लेट कॉल दिस बी A एंड ये हो गया एक B इवेंट, ठीक। वी हैव टू इवेंट्स A एंड B, ठीक है। अब यहाँ पे पर्टिकुलर ये रीजन मान लेते हैं, एक ये हो गया, ये सेकंड रीजन हो गया, और ये थर्ड रीजन हो गया, थर्ड रीजन, एंड दिस वन इज फोर्थ रीजन बाय द वे। तो पहला रीजन क्या है बाय द वे, पहला देखेंगे तो A अलोन वाला सिचुएशन है, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। सेकंड रीजन क्या है, A इंटरसेक्शन B। थर्ड रीजन क्या है, थर्ड रीजन है B अलोन वाला, मतलब A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B आ जाएगा। एंड फोर्थ रीजन है, फोर्थ रीजन है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। देख लीजिए ध्यान से, सही है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो चार पार्ट है, इसने पूरे सैंपल स्पेस को चार डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। मतलब ये सैंपल स्पेस के इसने पार्ट कर दिए, 1 2 3 एंड 4, चार पार्ट बना दिए। दो इवेंट है A एंड B, इन्होंने सैंपल स्पेस को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऐसे डिवाइड किया कि कोई भी दो इवेंट उठा ले, कोई भी दो, इनमें से कोई भी दो उठा लेते हैं, एंड देयर इज नो एनी कॉमन सिचुएशन, कोई भी कॉमन रीजन नहीं है। कहने का मतलब है कि फर्स्ट रीजन, या लेट्स से ये दो रीजन उठा लेते हैं, इंटरसेक्शन थर्ड रीजन की बात करें तो ये हमेशा फाई आएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं कि कहते हैं कि ये क्या हो गया, ये सैंपल स्पेस के पार्टीशन हो गए। तो पार्टीशन से क्या मतलब है, एक सिंपल सा केस ले लेते हैं। पार्टीशन से क्या मतलब समझे अपन, कि ये लेट्स से सैंपल स्पेस है, इसमें कुछ इवेंट्स बना देते हैं, है ना। लेट्स से E1 E2 E3 E4 एंड E5। तो ये कितने पार्टीशन हो गए, देयर आर 5 पार्टीशंस ऑफ S, सैंपल स्पेस S के 5 पार्टीशंस है, ठीक है। अब 5 पार्टीशन है, इसमें पार्टीशंस की खासियत क्या है कि EI इंटरसेक्शन EJ के बारे में बात करें तो ये हमेशा कितना होगा, 5 होगा, जब I नॉट इक्वल टू J हो। कोई भी दो इवेंट उठा लिए और उनका कॉमन इंटरसेक्शन देखेंगे तो 5 हो जाएगा। और साथ ही साथ एक चीज और होनी चाहिए जो पार्टीशन के लिए रिक्वायर्ड है, कि E1 यूनियन E2 यूनियन डॉट 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 यूनियन E5, इन सब का जो यूनियन है वो सैंपल स्पेस के इक्वल होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होना चाहिए। तो हर एक इवेंट एक पार्टीशन होगा सैंपल स्पेस का। तो पार्टीशन से क्या समझ में आया बताओ, कि ऐसे इवेंट जो कोई भी दो इवेंट उठाएं तो उनमें उनका कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आना चाहिए, और साथ ही साथ वो मिलके एक सैंपल स्पेस बना रहे हो। तो ऐसे इवेंट्स को, हर एक इवेंट को एक पार्टीशन बोल देते हैं कि ये पार्टीशन है। समझ आए, राइट। और नेक्स्ट हेडिंग लिखो टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी। नोट डाउन, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, बनाओ ये फिगर बनाओ, ड्रॉ दिस फिगर।
ये सैंपल स्पेस एस है, ठीक है, और इसमें मैं कुछ इवेंट्स बना देता हूं। E1 हो गया, दिस इज E2, E3, E4 डॉट 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 डॉट, लेट्स से ये En, देयर आर n, वो दिख नहीं रहा है लेकिन ऐसे समझ लो कि n पार्टीशंस आर देयर। तो लिखो लेट या कंसीडर E1, E2, E3, डॉट 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 En as n partitions of a sample space S। अब जैसी पार्टीशन बोला तो इसका क्या मतलब है, क्या अंडरस्टूड है? अंडरस्टूड क्या है? पहली बात अंडरस्टूड है कि EI इंटरसेक्शन EJ हमेशा फाई होगा जब I नॉट इक्वल टू J होगा। अच्छा, सेम I हो जाए मतलब E2 का E2 के साथ इंटरसेक्शन तो फाई नहीं होगा ना। हाँ, E2 का E1 के साथ इंटरसेक्शन फाई होगा, ठीक। तो ये है। और दूसरा क्या, जैसी पार्टीशन बोला तो ये भी अंडरस्टूड हो गया कि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन डॉट 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 यूनियन En ये किसके इक्वल हो जाएगा? सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? अब हुआ क्या है कि एक इवेंट है A जो हर एक E1, E2, E3 इन जो एग्जिस्टिंग इवेंट्स हैं इनमें कुछ रोल प्ले कर रहा है, या यूं कहें कि इसका शेयर है हर एक इवेंट में E1, E2, E3 है। सो लेट्स से let A is any event associated with sample space S as shown in the figure। इसका ना ये जो A है हर एक इवेंट से एसोसिएशन है, कुछ ना कुछ है एसोसिएशन। तो अपन क्या इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को क्या ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2, देखो ध्यान से, E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3 प्लस डॉट 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन En। देख लो ध्यान से, क्या ये बात समझ आई? नोट करो, नोट इट डाउन। अब लास्ट में ये क्वेश्चन आपके माइंड में हो सकता है, माइट बी, कि सर आपने एडिशन क्यों कर दिया? तो आप देख सकते हो कि यदि ए और E1 की बात की जाए, ये वाले पोर्शन की बात की जाए, तो ये पोर्शन की प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी देखना है तो ये प्रोबेबिलिटी प्लस ये प्रोबेबिलिटी प्लस ये प्रोबेबिलिटी, तो हर एक पोर्शन की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर करके ए की प्रोबेबिलिटी लाई जा रही है। क्या इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर टू यू ऑल? ओके, नाउ इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। यदि इतना समझ आ गया, और यही तो है टोटल प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी, तो ए की प्रोबेबिलिटी का को टोटल किया जा रहा है हर एक इवेंट से, लेकिन E1 से E2 E3 से, इसीलिए इसका नाम टोटल प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर, ठीक है। हर एक से लिया जा रहा है। अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 इज सिलेक्टेड, E1 इवेंट इज सिलेक्टेड। ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको? देखो ध्यान से, थिंक अबाउट इट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना? अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन ए इज सिलेक्टेड। लेकिन ध्यान रहे बच्चा, आप उनको ए ही निकालना है, ये तो पता ही नहीं है, यही तो निकालना है भाई, और ये तो पता ही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है कि हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता है, E1 की प्रोबेबिलिटी पता है, हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता है, E1 की, E2 की, हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता है, तो E1 की प्रोबेबिलिटी पता है। अब हमें ये देखना है कि ए की प्रोबेबिलिटी क्या है जब E1 हैपन हो रहा हो, हर एक इंडिविजुअल इवेंट हैपन हो रहा हो। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 into probability of A when E2 event is happening plus and so on probability of En into probability of A when En event is happening। यदि आप इसको देखोगे ध्यान से तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, समेशन P of EI into P of A when Eith event is happening where I is moving from 1 to n, and this is what we call total probability। देखो ध्यान से, और यही है, इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। नोट करो फटाफट। तो बेसिकली वर्किंग, ये फॉर्मूला नहीं याद करना है आपको, फॉर्मूला नहीं रटना है आपको, ये चीज याद रखनी कि जैसे टोटल प्रोबेबिलिटी निकाला तो ये है, ये है, ये सारी प्रोबेबिलिटी, ये कंसेप्ट याद करना। फॉर्मूला याद करोगे तो भूल जाओगे, आज नहीं तो कल भूल जाओगे, बट आपको बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि ये सिचुएशन है कि एक जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है उसका हर एक इवेंट में कुछ ना कुछ पार्ट है, एसोसिएशन है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी ये होगी। और फिर इसके बाद इसमें तुम्हें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी है, ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। नोट करो फटाफट, नोट इट डाउन। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन पढ़ो। One bag contain 4 white, 3 black ball, and a second bag contain 3 white and 5 black ball. One ball is drawn from the first bag and transferred in the second bag. Then the probability that a ball now drawn from the second bag is black is। आंसर करो। देखो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ऑल्दो आंसर डी है, बट आपका आंसर आना चाहिए सही तरीके से, गलत तरह से नहीं, है ना? आंसर करो। चलो कैसे करेंगे ये सॉल्व करके बताता हूँ। तो देखो किस तरह से अप्रोच करते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। वन बैग कंटेन 4 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल, मतलब लेट से ये बैग 1 हो गया, है ना? बैग 1 हो गया और इसमें 4 व्हाइट है एंड 3 ब्लैक है, ठीक है। एंड बैग 2 कंटेन्स, बैग 2 लेट से सेकेंड बैग है, 3 व्हाइट बॉल है एंड 5 ब्लैक बॉल है, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि 1 बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम बैग 1 to 2, है ना? देन द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल नाउ ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड बैग, इस बैग से सेकेंड बैग से जो बॉल ड्रॉ की जाए, बॉल नाउ ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बैग इज ब्लैक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक चाहिए। सेकेंड बैग से प्रोबेबिलिटी, सेकेंड बैग से एक बॉल ड्रॉ की जाए और वो ब्लैक हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब आपने 1 बॉल ट्रांसफर किया है, 1 ट्रांसफर्ड किया है। तो अब देखो यहाँ पे होगा क्या, ध्यान से सुनो, कि आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, है ना? तो इसमें होगा क्या, देखो यहां से ना
व्हाइट भी ट्रांसफर की जा सकती है, ब्लैक भी ट्रांसफर की जा सकती है। तो आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल व्हेन व्हाइट बॉल हैज बीन ट्रांसफर्ड, प्लस तब वो भी प्रोबेबिलिटी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक व्हेन ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड, जो ट्रांसफर्ड बॉल हो ब्लैक। इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या? देखो ध्यान से, क्या होगा कि हो क्या रहा है प्रोसेस में कि पहले बैग से एक बॉल ट्रांसफर की जा रही है सेकंड बैग में, तो ऐसा हो सकता है कि व्हाइट बॉल ट्रांसफर की जाए और ये भी हो सकता है कि ब्लैक बॉल ट्रांसफर की जाए। तो इस बात इसमें सेकंड बैग से ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ये क्या होगी? ये वो प्रोबेबिलिटी होगी जब व्हाइट बॉल ट्रांसफर की जाए, साथ ही साथ ब्लैक बॉल ट्रांसफर की जाए। तो यदि इतना समझ आ गया है तो अब आप देख सकते हो, तो प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा इसको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल ट्रांसफर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक व्हेन व्हाइट बॉल ट्रांसफर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ black ball transferred into probability of black when black ball transferred, ये probability ऐसा। तो अब आप देख सकते हो व्हाइट बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है अभी? 4, देखो 7 है ना, तो 4/7 हो जाएगा ये। अब जब व्हाइट बॉल इसमें ट्रांसफर हो गई तो कितने हो गए यहाँ पे? इसमें हो गए 4 व्हाइट हो गए और 5 ब्लैक हो गए। तो ब्लैक बॉल की को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी जब व्हाइट बॉल ट्रांसफर की गई है तो ये 5/9 हो जाएगा। प्लस अगर यहाँ पे ये सिचुएशन देख लेते हैं नेक्स्ट वाला कि ब्लैक बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी, देखो 4 व्हाइट 3 ब्लैक हैं, तो ब्लैक बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी है 3/7 इनटू, और जब आपने ब्लैक बॉल ट्रांसफर की है तो फिर ब्लैक बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? एक ब्लैक बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/9। 6/9 देखो ध्यान से, क्या इतनी बात समझ आई? इतना प्रोसेस समझ आए? फिर तो ये कैलकुलेशन है, कुछ कैलकुलेशन ज्यादा खास नहीं है। 20 और 18 38/63, 38/63 and D is the correct answer. Check this out. कोई डाउट बच्चा प्लीज आस्क, नोट करो फटाफट। सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? अ पर्सन हैज undertaken a construction job. The probabilities are 0.65 that there will be strike, 0.8 that the construction job will be completed on time if there is no strike, and 0.32 that the construction job will be completed on time if there is a strike. Determine the probability that the construction job will be completed on time. क्वेश्चन को समझो, कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, बताओ, आंसर इट। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा इस तरह के क्वेश्चन को। सबसे पहले तो ये देखो कि मेन प्रोबेबिलिटी निकालना क्या है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो कहने का मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्क निकालना है, मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है वो कितना, कैसे आएगा, कितना आएगा बाय द वे। अब इसमें दो तरह की प्रॉब्लम है कि स्ट्राइक हो सकती है ना, और इसमें दिया गया है कि कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीट ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक एंड व्हेन देयर इज स्ट्राइक। ये दोनों ही सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो आप देखो यहाँ पे वर्क तो फिनिश होना है, तो दोनों सिचुएशन हो सकती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्क व्हेन देयर इज नो स्ट्राइक, STN लिख लेते हैं, नो स्ट्राइक है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्क व्हेन देयर इज स्ट्राइक, S फॉर स्ट्राइक, ST लगा देता है स्ट्राइक।
जब स्ट्राइक हो तो वर्क कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जब स्ट्राइक ना हो तो वर्क कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्क। समझ आया कि नहीं समझा? दो ही चीजें हो सकती है ना, स्ट्राइक हो या ना हो। तो अब ऐसी सिचुएशन में वर्क की प्रोबेबिलिटी है। अब देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नो स्ट्राइक इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्क व्हेन देयर इज नो स्ट्राइक प्लस probability of strike into probability of work when there is strike। ऐसा सिचुएशन सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिख देता है इसको। तो नो स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ? ये यहाँ पे गिवन है, देखो द प्रोबेबिलिटीज आर दिस दैट देयर विल बी स्ट्राइक। स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी है 0.65। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो स्ट्राइक क्या मतलब ये कितना हो जाएगा? क्या ये 1 माइनस 0.65 हो जाएगा? स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी 0.65 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.65 नो स्ट्राइक है ना। अब देखो यहाँ पे ये क्या दे रहा है, देखना कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। यदि स्ट्राइक ना हो तो वर्क कंप्लीट हो जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.8। 0.8 है, देख लो ध्यान से बच्चा। क्या इतनी बात समझ आई? तो कहने का मतलब ये प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो इंटू 0.8 प्लस, अब देखो स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये तो गिवन है 0.65 इंटू, अब ये कह रहा है कि 0.32 is the that construction job will be completed on time if there is a strike। वर्क होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है जब स्ट्राइक हो, तो मतलब 0.32 इधर आ जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0.35 इंटू 0.8, 0.65 इंटू 0.32। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ ये वैल्यू कितनी आ रही है, सॉल्व करके बताओ है ना। मेरे पास जो यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन है 0.28 प्लस 0.208, दैट इज ऐड करते हैं तो 0.488 आ रहा है। चेक दिस आउट, चेक करो फटाफट। एनी डाउट? सॉल्व अनदर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है इस बार देखो। बॉक्स 1 contains 5 red and 4 white ball, while box 2 contains 4 red and 2 white ball. A fair die is thrown if it is turned up multiple of 3. A ball is drawn from box 1, else a ball is drawn from box 2. Find the probability that the ball drawn is white. White आने की probability क्या होगी? एक बार पढ़ो फिर से और समझो, आंसर इट, मैच करो अपना आंसर। ये 10/27 आ रहा है।